गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो यूनिट एंड डायमेंशंस का लेक्चर 1 है। उसके बाद लेक्चर 2, लेक्चर 3 जितने भी लेक्चर्स में कंप्लीट हो वो लेक्चर बाय लेक्चर मैं अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं? ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी आप जानते होंगे, वैसे क्वांटिटी को बोला जाता है जिसको आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर पाते हो। ठीक है, तो इसका जो आपका डेफिनेशन होगा वो आपका कुछ इस तरीके से होगा: अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली with the help of law of physics is called physical quantity। आगे देखिए आप, जैसे फिजिकल क्वांटिटी जो होता है उसमें दो चीज होता है। ठीक है, मान लो मैं फिजिकल क्वांटिटी का बात कर रहा हूँ, तो फिजिकल क्वांटिटी का जब भी बात करूंगा इसमें दो बात होगा। एक क्या होगा आपका मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या होगा उस मैग्नीट्यूड के साथ एसोसिएट होगा उसका यूनिट। ठीक है, जैसे मैग्नीट्यूड हो गया, जैसे फिजिकल क्वांटिटी को मान लो मैं पीक्यू लिख रहा हूँ, और मैग्नीट्यूड क्या होता है, कोई भी नंबर होता है। ठीक है, जो उसी को हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड को हम लोग एन से लिख देंगे और यूनिट को हम लोग यू से लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे, तो जैसे कि आगे आप पढ़ोगे इसका एक यूनिट से दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए भी, तो वहाँ देखोगे, और ये जो नंबर और यूनिट जो है हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे अगर समझाने के लिए मैं बात करता हूँ, एक केजी, एक क्या है आपका डिजिट हो गया और केजी क्या हो गया आपका यूनिट हो गया। ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, हम इसको चेंज भी करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया आपका 1000 ग्राम। तो ये क्या है, नंबर है, और ये क्या है आपका यूनिट है। तो ये दूसरे यूनिट में आ गया, इस कारण से आपका क्या हो गया, चेंज हो गया। लेकिन देखो, लेकिन एक एक यूनिट में हमेशा वो क्या होता है, सेम ही होता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये होती है कि नंबर और यूनिट क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। और कांस्टेंट होता है तो यहाँ पे एक बात और समझ सकते हैं हम, कि नंबर क्या होता है आपका, u मल्टीप्लाई में इससे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि मान देखो यहाँ पे नंबर छोटा है तो यूनिट क्या है आपका, बिगेस्ट है। यहाँ पे देखो नंबर बहुत ही बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट क्या है आपका, बहुत ही स्मॉलेस्ट है। मतलब आपका जब नंबर छोटा होगा तो यूनिट बड़ा होगा, यूनिट बड़ा होगा तो नंबर क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड होता है और जो यूनिट होता है वो क्या होता है, आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहाँ तक हम, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी आपको। अब देखो, फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में बांटा जाता है। ठीक है, जो अगर फिजिकल क्वांटिटी है उसको दो पार्ट में बांटा जाता है। एक क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो मैं फिजिकल क्वांटिटी को मैं पीक्यू से लिख रहा हूँ। तो आपका वो दो टाइप का होता है। पहला क्या होता है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल। ठीक है, या फंडामेंटल कहो या बेस क्वांटिटी कहो, दोनों इसका नाम क्या है, फिजिकल क्वांटिटी का नाम है फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी। ठीक है, ऐसा क्वांटिटी जो क्या होता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता हो। जैसे स्वर्ण वन होता है, स्वर्ण वन क्या होता है, वो बिना किसी की सहायता से बोला जाता था। ठीक है, व्यंजन क्या होता था, वो स्वर का सहायता लेता था। उसी प्रकार क्या है आपका फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी क्या है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। और डिराइव क्या होता है, फंडामेंटल के हेल्प से आपका बोला जाता है, उसको हम डिराइव करते हैं। तो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द फिजिकल क्वांटिटी which are which are independent of all other physical quantity are called fundamental physical quantity या fundamental quantity या base quantity।
ठीक है। और द यूनिट यूज्ड फॉर दिस फिजिकल क्वांटिटी या दिस फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड, या फंडामेंटल क्वांटिटी भी कर सकते हैं, इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि फंडामेंटल या बेस यूनिट क्या होता है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो क्या हो, इंडिपेंडेंट हो हर एक दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से, उसको हम लोग फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी कहते हैं। और उसके लिए जो यूनिट यूज करते हैं हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए जो यूनिट यूज करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, है ना, हमारे पास क्या होता है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, सबका क्या होता है, अपना अलग अलग क्या होता है, यूनिट होता है। ठीक है। तो कौन सा अलग अलग यूनिट, जैसे कि लेंथ हो गया, लेंथ का यूनिट क्या होता है आपका मीटर। उसी प्रकार मास हो गया, मास का यूनिट क्या हो गया आपका किलोग्राम। ठीक है। ठीक है। तो अगले स्लाइड में मैं बताता हूँ 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, एक सेकेंड बच्चा। तो यहाँ पे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। ठीक है। तो मैं एक साइड क्या लिखता हूँ, फंडामेंटल क्वांटिटी, और एक साइड क्या लिख देता हूँ, उसका यूनिट। ठीक है। इस साइड मैंने क्या लिखा है, फंडामेंटल क्वांटिटी, और इस साइड क्या लिख रहा हूँ मैं, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे पहला क्या है, लेंथ। लेंथ है इसका, आपका फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, मीटर, और शॉर्ट में इसको हम एम से लिखते हैं। दूसरा क्या है, मास, इसका फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, जिसको मैं किस से लिखता हूँ, केजी से। तीसरा आपका जो होता है वो क्या होता है, टाइम, इसका फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है आपका, टेम्परेचर। टेम्परेचर बोलते हैं, कभी कभी क्या होता है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी लिखा जाता है, क्योंकि टेम्परेचर को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं इसी कारण से। तो टेम्परेचर का जो आपका फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट होता है वो क्या होता है, केल्विन होता है, और इसको 5 स्केल से मेजर करते हैं। ठीक है। जो कि हम लोग आगे देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। 5 नंबर जो होता है आपका वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट बोलिए या करंट बोलिए, सिंपल, ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है आपका, एम्पियर होता है। ठीक है। जिसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, ए से। तो 6 है आपका, वो क्या है आपका, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। ये क्या हो गया आपका, इसका एसआई मोल है, जो कि आप आगे केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट में पढ़ोगे, फिजिकल केमिस्ट्री में। और 7 क्या है आपका, लुमिनस इंटेंसिटी, जिसका आपका फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, कैंडेला, जिसको हम लोग सीडी से लिखते हैं। ठीक है। ये आपका 7 क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। और क्या है, इसके बाद आपका जितना भी आपको फिजिकल क्वांटिटी देखने को मिलता है वो सारा सारा क्या है, डिराइव्ड होता है। ठीक है। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है आपका, जो डिराइव किया जाता है, किसे डिराइव किया जाता है, आपका फंडामेंटल क्वांटिटी से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जो आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है, जिसे क्या बोलेंगे, द फिजिकल क्वांटिटी विच, यहाँ क्वांटिटीज कर लीजिएगा। ठीक है। द फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि एक तो होंगे नहीं, विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड derived physical quantity, derived physical quantity।
इस तरीके से बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो क्या है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, और जो हम लोग ठीक है जानते भी हैं। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे लेंथ क्या है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, और इस लेंथ से क्या डिराइव होता है एरिया। एरिया क्या होता है लेंथ इंटू लेंथ बोलो या लेंथ इंटू ब्रेथ, और ब्रेथ भी क्या एक टाइप का लेंथ ही है। तो ये आपका क्या हो गया डिराइव्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। उसी प्रकार वॉल्यूम का अगर बात कर लें तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरीके से आप वेलोसिटी का बात कर लो। ठीक है, तो वेलोसिटी का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला। ठीक है, 9th से पढ़ करा है। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, जो कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है एक प्रकार का लेंथ है, और टाइम टाइम ही है। तो लेंथ और टाइम क्या है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसे डिराइव किया हुआ है आपका वेलोसिटी डिराइव्ड हुआ है। उसी प्रकार आप यहाँ देख लोगे, उसी प्रकार से आप देखोगे फोर्स है ना, या किसी का बात करोगे फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास आपका फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, एक्सेलरेशन जो हो गया हम जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ओवरऑल जो हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा सब ये भी फोर्स भी क्या है आपका डिराइव्ड क्वांटिटी है। फिर बात कर लो मोमेंटम का। ठीक है, तो मोमेंटम भी हम जानते हैं। मोमेंटम क्या होता है आपका मोमेंटम को हम लोग एल से लिखते हैं। मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है। तो मास भी डिराइव्ड, मास भी फंडामेंटल। ठीक है, और वेलोसिटी क्या है आपका ये डिराइव्ड है, लेकिन इसको तोड़ेंगे तो ये भी किस में आता है फंडामेंटल में आता है। इस प्रकार ओवरऑल देखा जाए तो आपका लिनियर मोमेंटम जो है वो भी क्या है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। टॉर्क भी क्या है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड भी क्या है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो अब मैंने डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बहुत सारी बातें कर ली है। ठीक है, अब इसका बाद मैं डायमेंशन निकालूंगा उस समय करूंगा। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ अगला। ठीक है, 3 टाइप के और फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिसको हम लोग डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के आधार पे बांटते हैं, तो वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं बात करने जा रहा हूँ। तो हम जानते हैं ठीक है 3 टाइप का फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है आपका, एक स्केलर होता है, एक क्या होता है आपका वेक्टर होता है, और तीसरा क्या होता है आपका टेंसर होता है। तो मैं शॉर्टली यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि स्केलर आप जानते हो। ठीक है, स्केलर वैसे फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें सिर्फ क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन के बारे में हम बात नहीं करते हैं, और ये लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता। वेक्टर अलजेब्रा आपको पढ़ना है सेकेंड चैप्टर में, प्रोजेक्टाइल के साथ पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, मोशन इन 2D के साथ, तो वहाँ पे देखेंगे डिटेल में। लेकिन यहाँ पे जानो कि स्केलर्स क्या होते हैं। स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहा जाता है जिसमें हम लोग क्या बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में, ना डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, ना हम लॉ ऑफ अलजेब्रा के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो आपका एग्जाम्पल हो गया ठीक है, वो क्या क्या हो जाता है जैसे कि मास। ठीक है, मास में सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करते हैं, मास 5 kg का ही बात करेंगे। 5 kg ईस्ट और वेस्ट नॉर्थ साउथ ये सब बात नहीं किया जाता है। ठीक है, फिर क्या है आपका मास के बाद जो आपका अगला क्वांटिटी है टाइम। टाइम भी क्या है आपका एक टाइम भी एक आपका डिराइव्ड क्वांटिटी, सॉरी डिराइव तो डिराइव नहीं फंडामेंटल क्वांटिटी है। और फंडामेंटल क्वांटिटी होने के साथ क्या है ये आपका स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फिर क्या है टेम्परेचर भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और ये साथ में क्या है आपका एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं इसमें। ठीक है, हम डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करते हैं, ना ये लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है। ठीक है, उसी प्रकार से चार्ज हो गया, तो और भी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि क्या है आपके स्केलर है। ठीक है, तो जैसे जैसे चैप्टर आपका आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको जानकारी मिलते जाएगी। नेक्स्ट जो आपका फिजिकल क्वांटिटीज होता है वो क्या होता है वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स हम तभी किसी फिजिकल क्वांटिटी को कह पाएंगे जिसमें पहला क्या होगा आपका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ क्या होगा दूसरा उसमें एक डायरेक्शन होना ही चाहिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना ही चाहिए। डायरेक्शन नहीं होगा तो वो वेक्टर क्वांटिटी
नहीं कहलाएगा। तीसरा तो ये और भी नेसेसरी है, ये वेक्टर्स अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ठीक। तो इसको ओवरऑल कर सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं कि द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड इट मस्ट बी फॉलो वेक्टर्स अलजेब्रा या लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, देन दोज फिजिकल क्वांटिटी विल बी सेड टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, वेलोसिटी, फोर्स, करंट डेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सब नाम सुनकर है ना डरना नहीं है, ठीक है, आगे सभी इस चैप्टर में डिस्कस हो जाएगी। फिर क्या है आपका मैग्नेटिक मोमेंट, ये सब जो भी आप देख रहे हैं ये सब क्या है आपका वेक्टर्स फिजिकल क्वांटिटी है, etc। अगला एक और टाइप का फिजिकल क्वांटिटी होता है जो कि जनरली डिस्कस नहीं किया जाता है, मैं यहाँ डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूँ। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंसर, ठीक है, टेंसर, है ना, टेंशन देने वाला टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। जब ये आप हायर फिजिक्स पढ़िएगा तो उसमें ये बताया जाएगा आपका कि टेंसर क्वांटिटीज क्या होते हैं, टेंसर क्वांटिटी क्या होता है। तो ऐसा क्वांटिटी जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, ठीक है, मैं इसका डिफाइनिंग कर देता हूँ अच्छे से। तो लिखो द फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude and direction but direction changes the magnitude of physical quantity changes। मतलब बोला क्या गया है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो हो ही, लेकिन जैसे ही डायरेक्शन बदलता है तो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंसर फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, डायरेक्शन चेंज तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाता है इसका, इसी कारण से। और क्या होगा आपका स्ट्रेस, है ना, ये सब हो जाएगा। और इसका बाद दिमाग में क्या कर देंगे, ETC, ठीक है। एक बात ध्यान रखना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट प्रेशर भी आपका टेंसर क्वांटिटी के अंतर्गत ही आता है, लेकिन इसको हम लोग किस में रखते हैं, क्योंकि हमको कोई आइडिया होता नहीं है, 12 तक जानते नहीं है टेंसर क्वांटिटी के बारे में, तो जनरली हम लोग इसको किसके रूप में रखते हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में ही रखते हैं, प्रेशर और इलेक्ट्रिक करंट को। अब आगे आ जाते हैं। तो आगे आपको जनरली क्या पढ़ना है, एक चीज छूट गया है, ठीक है, वो क्या छूट गया मेरा, तीन फंडामेंटल डिराइव क्वांटिटी के साथ क्या होता है आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी होता है, ठीक है, जिसमें वो दो चीज पढ़ना होता है, एक प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल के बारे में। जो तीसरा मैं बात, फंडामेंटल तो होता ही है, फंडामेंटल क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट एक्सप्रेस किया जाए उसको फंडामेंटल बोलते हैं। दूसरा डिराइव्ड होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो डिपेंड करता है किस पे, आपका फंडामेंटल क्वांटिटी पे। और तीसरा एक एडिशनल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी बोलो या क्वांटिटी बोलो, बात क्या है आपका सेम है। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में दो एंगल के बारे में ही पढ़ना है। पहला क्या है आपका, प्लेन एंगल, तो इसको क्या बोलते हैं, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ठीक है, उसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। जो एंगल, ठीक है, सस्पेंड करता है सर्कल के सेंटर पे, ठीक है, उसी को जैसे मान लो सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल का मान लो यहाँ सेंटर है और इसको दो पार्ट में डिवाइड मैंने कर दिया, ठीक है, और इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया,
तो ये जो एंगल आपका हो गया यही क्या है, प्लेन एंगल है। तो साफ लिखा है कि जो एंगल से स्पेंड करता है सेंटर ऑफ सर्कल पे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। और ये जो आप लेंथ देख रहे हैं यहाँ से यहाँ, ये क्या कहलाता है आपका आर्क लेंथ एल। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या कहलाता है आपका रेडियस। ठीक है, तो आप जानते हो थीटा और आर को है ना मल्टीप्लाई कर दोगे तो एल के बराबर हो जाएगा, यानी कि थीटा आर इजकल टू क्या होता है एल, और थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका एल अपॉन आर। एल क्या है आपका यहाँ पे आर्क लेंथ, और आर क्या है यहाँ पे आपका रेडियस। ठीक है, तो या तो ऐसे डिफाइन करेंगे कि द एंगल सब्टेंड एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड प्लेन एंगल, या इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, कैसे, द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू रेडियस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड प्लेन एंगल। ऐसे ही बोला जा सकता है। ठीक है, अब दूसरा जो आपका इसका बात किया जाए तो इसका यूनिट क्या होता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट, ये एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि डायमेंशनलेस है और यूनिटलेस है। यूनिटलेस का मतलब ये भी मीटर में, मान लीजिए ये भी मीटर में, तो मीटर और मीटर में यूनिट है तो कट जाएगा तो क्या हो, ये इसका कोई यूनिट ही नहीं होगा, यूनिटलेस हो जाएगा। और डायमेंशन में मैं बात करूंगा, ठीक है, जिसका आपका यूनिट ही नहीं है उसका क्या होता है, डायमेंशन भी नहीं होता है। डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन होता है किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर क्या है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो कोई फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट ही नहीं है, तो उसका डायमेंशन कैसे हो सकता है। तो डायमेंशन को डिराइव किया जाता है द पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। तो जिसका यूनिट नहीं है तो क्या है आपका डायमेंशनलेस भी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये यूनिटलेस नहीं है। ठीक है, जैसे जनरली क्या ऊपर नीचे इस दोनों का सेम यूनिट है तो कट हो गया तो इसका कोई यूनिट ही नहीं है। तो लेकिन ये यूनिट ना होते हुए भी क्या है, इसके पास यूनिट है। ये क्वेश्चन आता भी है कि प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, या मैंने पी बाई क्यू करवाया है तो उसमें देख बताया भी था कि ठीक है, प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है आपका रेडियन। क्या होता है, रेडियन, जिसको हम लोग किससे लिखते हैं, आर ए डी से। ठीक है, तो ये बात हो गया कि प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है, और डायमेंशन नहीं होता है, वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, लेकिन एंगल का यूनिट डिग्री भी होता है, रेडियन भी होता है। ठीक है, इस तरीके से आप जानते हो। और ये भी जानते हो, ठीक है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में 2 पाई आपका एंगल लगता है, 2 पाई रेडियन इसको बोला जाता है, जो कि कितने डिग्री के इक्विवेलेंट है, 360 डिग्री के। तो आप यहाँ से निकालोगे 1 रेडियन इक्वल टू 1 रेड इक्वल टू, तो क्या होगा, 360 डिग्री अपॉन 2 पाई। आप जानते हो 360 डिग्री अपॉन 2 पाई को आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये रफली कितना आता है, 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकेंड। तो इसको याद रखना है कि 1 रेडियन इक्वल टू क्या होता है, 57 डिग्री 17 मिनट एंड 45 सेकेंड। ठीक है, अब मैं डिस्कस करता हूँ सॉलिड एंगल के बारे में। सॉलिड एंगल, अब सॉलिड एंगल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मैंने पहले से लिख दिया हूँ। तो सॉलिड एंगल यहाँ पे देख रहे हो, सॉलिड एंगल क्या होता है, जो एंगल सस्पेंड होता है। ठीक है, कैसा एंगल, सॉलिड, जो सॉलिड एंगल आपका क्या है, सस्पेंड है, किस पे, सेंटर पे ही सस्पेंड है। ठीक है भैया, तो सेंटर पे ही सस्पेंड है ना, और यूनिट एरिया पे और सरफेस पे। तो यहाँ साफ लिखा हुआ है क्या, कि जो आपका सॉलिड एंगल होता है, ठीक है, जो आपका सॉलिड एंगल है, तो सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल सस्पेंड किस पे है, सेंटर ऑफ द यूनिट सॉलिड पे, और उसके यूनिट एरिया भी होना चाहिए उसके सरफेस पे। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। सॉलिड एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, या सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो सरफेस एरिया से हम यहाँ क्या लिख दिए, एस, और नीचे में आर स्क्वायर लिख दिए। इसका एसआई यूनिट का हम बात करें, ठीक है, तो ऐसे तो आप सॉल्व करोगे तो इसका भी यूनिट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर एसआई यूनिट का बात किया जाए तो क्या होता है, एस टी रेडियन। तो और सिंबल का बात कर लें तो एस टी से एस आ गया और रेडियन से आर आ गया, तो इसका सिंबल क्या हो गया आपका, एस आर आ गया। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं।
अब यहाँ पे हम कुछ प्रीफिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि पहले आकर वैल्यू चेंज कर देता है, ठीक है। तो फिजिक्स में भी कुछ कुछ प्रीफिक्स होते हैं, उसको मल्टीपल्स कहा गया है, ठीक है। ऐसा ही मल्टीपल्स कहा गया है या प्रीफिक्स कहा गया है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो कि मैं लिख देता हूँ, फिर आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे पॉजिटिव पावर वाला मल्टीपल्स मैं पहले दिख रहा हूँ, फिर निगेटिव पावर्स वाला मल्टीपल्स देखूंगा, ठीक है। तो इसको देखो, यहाँ पे 10 का पावर 24 जो होता है वो क्या होता है, योटा होता है। तो इस तरीके से याद कीजिएगा, योटा, जेटा, इक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पे 10 का पावर 24 से फिर तीन तीन पावर घटाते जाओ। 10 का पावर 24 तीन गुना है, तो 24 में 3 21, तो फिर 3 घटाओगे तो 18, तो 24, 10 का पावर 24, 10 का पावर 21, 10 का पावर 18, 10 का पावर 15, इस तरह तीन तीन घटाते जाओगे तो आप तीन तक पहुंच जाओगे। फिर दो, एक एक घटाओ, दो और एक हो जाएगा। इस तरह के निगेटिव वाले में भी करेंगे। तो इसको क्या, ये क्या हो गया आपका, योटा, जेटा, इक्सा, पेटा, तेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका। और सबको कैपिटल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। योटा को कैपिटल वाई से, जेटा को कैपिटल जेड से, एक्सा को कैपिटल ई से, पेटा को कैपिटल पी से, टेरा को कैपिटल टी से, गीगा को कैपिटल जी से, मेगा को कैपिटल एम से, किलो को के से, हेक्टो को एच से, और डेका को स्मॉल डी और ए से। अब नेक्स्ट बात करने जा रहा हूँ मैं निगेटिव मल्टीपल्स जो होते हैं पावर में, है ना, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद बात करूंगा, ठीक है, उसके बारे में। तो वेट कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे कैसे स्टार्ट है, ऑक्टो, जेप्टो, ऑटो, फेम्टो, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटीडेसी, ठीक है। और सबको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया हूँ जिस प्रकार ये रिप्रेजेंटेशन इसका होता है। और यहाँ पे देखो सिर्फ माइनस पावर लग गया था, इसके पावर -24 क्या बोलते हैं, योक्टो। फिर 10 के पावर -21 को जेप्टो, 10 के पावर -18 को ऑटो, 10 के पावर -15 को फेम्टो, 10 के पावर -12 को पीको, 10 के पावर -9 को नैनो, 10 के पावर -6 को माइक्रो, 10 के पावर -3 को मिली, 10 के पावर -2 को सेंटी, और 10 के पावर -1 को डेसी। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ एप्लीकेशन था जो हम एंगल्स पढ़े थे, प्लेन एंगल्स का, उसका यहाँ पे एप्लीकेशन है। उसको डिस्कस करने के बाद मैं ये वीडियो को स्टॉप कर दूंगा, और लेक्चर 1 का थ्योरी यहीं तक एंड होगा, ठीक है। उसके बाद आगे मैं लेक्चर 2 में लेकर आपके लिए आऊंगा। देखो यहाँ पे ये ए और बी क्या है आपका, ए और बी अर्थ के दो पोजीशन से किसी प्लैनेट को हम देख रहे हैं, पी को, ठीक है। तो बी और ए के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, बी, और ये प्लैनेट और अर्थ के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, कैपिटल डी। तो हम जानते हैं, ठीक है, एंगल इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये आर्क बोलते थे ना, और ये आपका रेडियस बोलते थे। तो बी अपॉन डी, तो एक एप्लीकेशन ये हो गया। दूसरा एप्लीकेशन यहाँ पे देखो, ठीक है, ये क्या है, मून है, मून का ये डायमीटर है आपका, और अर्थ से देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो और ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एंगुलर साइज, ठीक है, एंगुलर साइज ऑफ प्लानट, ठीक है। यानी कि जिस प्लानट से देख रहे हैं, तो अर्थ है यहाँ पे, तो एंगुलर साइज ऑफ अर्थ भी बोल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि अल्फा इक्वल टू क्या होगा आपका, डी, स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। तो डायमीटर यहाँ से निकाल दिए, डायमीटर अल्फा डी हो गया। तो हम जानते हैं रेडियस आधा होता है, तो हाफ अल्फा डी हो गया। अब इसके बारे में कुछ और आगे बात करनी है, जो मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ, ओके। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ कुछ पहले से लिख कर रख चुका हूँ। तो यहाँ पे अल्फा जो है, ठीक है, एंगुलर साइज जो था आपका अर्थ, वो क्या है आपका मून के देखने का 1 डिग्री 54 मिनट। और रेडियस मुझे मालूम है, रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है, 6400 किलोमीटर, ठीक है, जिसको मैंने एसआई में कन्वर्ट कर दिया 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। हम जानते हैं अल्फा इजकल टू क्या होता है, स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। फिर डी इजकल टू क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल डी अपॉन अल्फा होगा, क्योंकि इंटरचेंज हो जाएगा अल्फा और कैपिटल डी, ठीक है। और स्मॉल डी डायमीटर 2r हो गया। अब यहाँ पे मैंने सब वैल्यू को पुट कर दिया है, और सब वैल्यू को मैंने पुट कर दिया है। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका डिस्टेंस आता है किसके बीच में, अर्थ और मून के बीच में, जो कि कितना मीटर आता है आपका यहाँ पे 3.84 इंटू 10⁸ ठीक है। तो ये आपका एप्लीकेशन था। तो आज की वीडियो में इतना पे ही स्टॉप करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, उसमें आगे डिस्कस करेंगे। बहुत सारी बातों को डिस्कस करना है जो कि एक वीडियो में संभव नहीं है, ठीक है। तो लेक्चर बाय लेक्चर मैं वीडियो लाता रहूँगा। और अभी 26-27 सेशन स्टार्ट किसी स्कूल में हो गए होंगे, किसी स्कूल में नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं इस सेशन में कंप्लीट 11th और 12th का फिजिक्स लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
करते रहें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे आप सभी को। बाय बाय।